हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और आईपीओ आ चुका है हमारे पास और इस वीक का ये पहला आईपीओ होने वाला है जो 20 तारीख को ओपन होगा। सिग्नेचर ग्लोबल इंडिया लिमिटेड लेके आ रही है अपना ये आईपीओ, जहां पर हम आज के दिन इस वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं। कंपनी की बेसिक से लेकर एडवांस तक हर चीज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो स्वागत है आप लोगों का आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं फॉर एजुकेशन और लर्निंग पर्सपेक्टिव, तो देखो जो भी कुछ रिसेंट आईपीओ आए हैं तो वहां पर ऑलमोस्ट हर आईपीओ में हमें अच्छी खासी दिक्कतें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर भी हमें कुछ ना कुछ दिक्कत देखने को मिली है मेजर, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर मैं अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं तो देखो, जहां पर ऑलमोस्ट सर्टेन है कि बीइंग एंड डिफेंसिव इन्वेस्टर मैं इस आईपीओ को इजीली अवॉइड करने वाला हूं। अगर मैं एचएनआई कैटेगरी में बात करूं वहां पर तो इसे मैं डिफेंसिव होकर या अग्रेसिव होकर दोनों के सिनेरियो में अप्लाई नहीं करने वाला हूं। लेकिन रिटेल कैटेगरी में बीइंग अग्रेसिव होकर अगर मुझे एक अच्छी सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाती है एचएनआई और क्वालिफाइड कैटेगरी में, तो मैं वहां पर कुछ नामों से रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर सकता हूं। लेकिन जो भी मेरा इसमें फाइनल डिसीजन होगा वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट मार्केट लव अफेयर सर्च करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब अगर हम कंपनी की बात करते हैं तो सिग्नेचर ग्लोबल इंडिया लेके आ रही है अपना आईपीओ। ये कंपनी 2000 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। अगर हम कंपनी के काम की बात करते हैं तो रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी ये होने वाली है। अगर हम कंपनी के एरिया की बात करते हैं कहाँ पर ये काम करती है, तो ये मेनली काम करती है एनसीआर में, यानी कि दिल्ली के जो भी नजदीक एरियाज आ जाते हैं वहां पर ये अपना काम करती है। और अगर हम काम की बात करें तो ये ऑफर करती है अफोर्डेबल एंड मिड सेगमेंट हाउसेस को इन टर्म्स ऑफ यूनिट सप्लाई। मतलब कि ये घर वगैरह बनाती है और वहां पर ये उनको अफोर्ड करती है ताकि हमारे जैसे मिडिल क्लास फैमिलीज को भी ये इजिली घर वगैरह प्रोवाइड कर सके। इनका जो मेनली फर्स्ट ऑपरेशन हुआ था, जो इनका काम स्टार्ट हुआ था वो हुआ था सोलरा प्रोजेक्ट से, जहां पर इन्होंने 6.13 एकड़ की लैंड जो गुरुग्राम हरियाणा में थी वहां पर इन्होंने अपना काम शुरू किया था और वहां से ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। और अगर हम आगे बात करते हैं 2023 तक इन्होंने 27,965 रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल यूनिट्स बेच दिए हैं, जो सभी के सभी दिल्ली एनसीआर रीजन में लोकेटेड थे। जो इनकी सेल्स ग्रोथ रहने वाली है वो भी काफी अच्छी रहने वाली है, CAGR ऑफ 42.46% की। अगर हम बात करते हैं तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो पॉलिसीज आती हैं लाइक दीनदयाल जन आवास योजना वगैरह, तो वहां पर भी ये काफी ज्यादा उन पॉलिसीज के थ्रू काम करने की कोशिश करती है ताकि मिडिल क्लास लोगों को इजिली अफोर्डेबल हाउसेज वगैरह ये प्रोवाइड कर सके। उसी के साथ साथ अगर हम कंपनी के टाइम टेबल की बात करते हैं जो टेंटेटिव होने वाला है, तो 20 सितंबर को ये आईपीओ ओपन होने वाला है, क्लोज होगा 22 सितंबर को, अलॉटमेंट होगी 27 सितंबर को, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 29 सितंबर से, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर इफ अलॉटेड 3 अक्टूबर को, और इसकी टेंटेटिव लिस्टिंग डेट रहने वाली है 4 अक्टूबर की। अगर हम कुछ और डिटेल्स की बात करें तो 1 रुपीज पर शेयर का फेस वैल्यू रहने वाला है। प्राइस बैंड होगा 366 टू 385 रुपीज पर शेयर का। 38 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है। टोटल इश्यू साइज होने वाला है 730 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इश्यू होगा 603 करोड़ का और बाकी रिमेनिंग होगा ओएफएस 127 करोड़ का। बीएसई एनएसई दोनों पर लिस्ट होने वाला है। अगर हम कोटा की बात करते हैं तो 75% का क्वालिफाइड में, एचएनए का 15% में और रिटेल कैटेगरी का 10% होने वाला है। अगर हम लॉट साइज की बात करते हैं तो 38 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है रिटेल कैटेगरी में, जहां पर अमाउंट पड़ेगी 14,630 रुपीज की। स्मॉल एचएनआई में 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, 2,04,820 रुपीज की अमाउंट होगी। बिग एचएनआई में 69 लॉट्स एंड अमाउंट विल बी 10,09,470 रुपीज। प्रमोटर्स की अगर हम बात करते हैं तो आप लोग यहाँ पर लिस्ट चेकआउट कर सकते हो। अगर हम प्रमोटर होल्डिंग की बात करते हैं तो प्री इशू था 78.36% और जो पोस्ट इशू रह जाएगा 69.63%। अभी तक हमें कोई भी मेजर दिक्कत हमें इस आईपीओ में देखने को नहीं मिली है। ओवरऑल काम अच्छा है। अगर हम आईपीओ की साइज की बात करते हैं तो वो भी एक डिसेंट साइज होने वाला है, जिसमें से भी काफी मेजर पोर्शन होने वाला है फ्रेश इशू। मतलब कि अभी तक के हमें सभी पॉइंट्स पॉजिटिव देखने को मिले हैं। अब अगर हम आगे बात करते हैं कंपनी के मेन फाइनेंशियल्स की, तो अगर हम टोटल एसेट्स की बात करते हैं
2020 से 2023 तक 2930 करोड़ से ये पहुंच चुका है अप्रोक्स 6000 करोड़ तक। एक अच्छी ग्रोथ रेट हमें जहां पर देखने को मिली है। 3 सालों में ये डबल हो चुके हैं, जो हमारे एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। रेवेन्यू की बात करते हैं 263 करोड़ से पहुंच चुके हैं 1585 करोड़ के। ऑब्वियसली ये कोरोना का ईयर था, तो यहाँ पर हमें दिक्कत देखने को मिली थी, और रेवेन्यू ऑलमोस्ट 5 गुना हो चुके हैं, जो हमारे लिए और पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। बट दिक्कत का जो मेजर इशू था वो आया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, जहां पर कंपनी अभी तक प्रॉफिट नहीं कर पाई है, जो हमारे लिए एक मेजर नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। रिसेंट में जो इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 63.72 करोड़ का लॉस 31 मार्च 2023 में, जो हमारे लिए नेगेटिव पॉइंट हो जाता है कि कंपनी अभी तक खुद ही प्रॉफिट नहीं कर पा रही है। तो क्या वो हमें आज के टाइम पे प्रॉफिट करके दे देगी? मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आने वाले टाइम में जो प्रॉफिट नहीं करेगी, करेगी, बट कब तक करेगी, कितना टाइम लगेगा, वो हमको नहीं पता है। तो इस पॉइंट का हमारे पास सबसे मेजर इशू आ जाता है। नेटवर्थ की बात करते हैं, जो पहले नेगेटिव चल रही थी, फाइनली 2023 में पॉजिटिव में आ चुकी है 47 करोड़ के। रिजर्व एंड सरप्लस भी इसी ईयर पॉजिटिव में है 34 करोड़ के। टोटल बोरोइंग्स काफी ज्यादा बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है, 970 करोड़ से पहुंच चुके हैं 1710 करोड़ के पास, जो हमारे पास एक मेजर फिगर हो जाता है। लेकिन एक ऐसा सेक्टर है जहां पर हमें लैंड एक्विजिशन वगैरह करनी पड़ती है, वो वहां पर एक कैश आउटफ्लो होता रहता है, तो वहां पर हमें टोटल बोरिंग्स देखने को मिलेगी। उसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं कंपनी के ऑब्जेक्टिव की, तो इनको रीपेमेंट करनी है अपनी कुछ बोरिंग्स की जो कंपनी के द्वारा ली गई है। सेकंड होने वाला है जो इनकी सब्सिडरीज होने वाली है, जैसे कि सिग्नेचर ग्लोबल होम, सिग्नेचर इंफ्राबिल्ड, सिग्नेचर ग्लोबल डेवलपर्स और स्टैर्नर बिल्डकॉन, उनकी भी जो बोरिंग्स उन्होंने ले रखी है उनकी भी इनको रीपेमेंट करनी है। थर्ड होने वाला है इनको इनऑर्गेनिक ग्रोथ करनी है थ्रू लैंड एक्विजिशन एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अब अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करते हैं, तो देखो ईपीएस हमें नेगेटिव में देखने को मिलती है, तो वहां पर इनकी पी रेशियो वगैरह नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि ईपीएस खुद ही माइनस में है, तो ये हमारे एक मेजर नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। अगर हम कंपनी के पीयर टू पीयर कंपैरिजन में जाकर देखते हैं, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो डीएलएफ लिमिटेड, गोदरेज प्रॉपर्टीज, मैक्रोटेक डेवलपर लिमिटेड लोधा जिसका आईपीओ आया था, प्रेस्टीज एस्टेट प्रोजेक्ट लिमिटेड एंड शोभा लिमिटेड। अगर हम बात करते हैं इन सभी की पी रेशियो, यानी कि अगर हम बात करते हैं कि कंपनीज प्रॉफिट में चल रही हैं, लेकिन सिग्नेचर ग्लोबल अभी तक प्रॉफिट में नहीं चल रही है, तो हमारे पास यहाँ पर बेटर अपॉर्चुनिटीज ऑलरेडी अवेलेबल है, और आप लोग इन सभी की पी रेशियो भी चेक आउट कर सकते हो। अगर हम वैल्यूएशन वाइज भी देखते तो ना, ये कंपनी अपना आईपीओ सस्ता नहीं ला रही है, कंपनी ने अच्छी खासी डिमांड करी है, ऑब्वियसली इनको पैसा चाहिए, लेकिन इन्होंने अच्छी वैल्यूएशन पर वो पैसा मांगा है। तो ऐसे में अगर हम इसके जीएमपी की बात करते हैं, जो आज के टाइम पर चल रहा है, वो भी अप्रोक्स 9% 10% के करीब हमें देखने को मिल रहा है। तो इससे पहले कि हम आगे जाएं, अगर आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प चाहिए हो, या आपकी कोई भी क्वेरी हो, या आपको कुछ भी ओपन करवाना हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। अब अगर हम ओवरऑल में बात करें, कंपनी अच्छी है, कंपनी का काम अच्छा है, लेकिन दिक्कत आई थी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, क्योंकि जो कंपनी खुद नहीं कमा पा रही है, क्या वो हमें कमा कर दे पाएगी, एक क्वेश्चन मार्क हमारे पास यहाँ पर उठ जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये लिस्टिंग गेन नहीं दे सकता, दे सकता है, बट हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो हमें मेंटेन करना पड़ेगा, कि कहीं अगर मार्केट में हल्की फुल्की भी दिक्कत आती है, तो अगर ये डिस्काउंट में खुलता भी है, तो क्या हम उस लॉस को अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आपको अपना डिसीजन सोच समझकर बनाना पड़ेगा। मैं अपना डिसीजन आप लोगों को स्टार्टिंग में दे चुका हूँ, लेकिन जो भी मेरा इसमें फाइनल डिसीजन होगा वो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा इनकी एचएनआई और क्वालिफाइड की सब्सक्रिप्शन के बेस पर। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।